ये बच्चे आ जाते तो ज्यादा तो अच्छा रहता। आ जाएंगे, वीडियो देख लेंगे। मैं आपका अपना गांव बोल रहा हूं। मैं वही गांव हूं जिसकी गोद में तुमने पहली बार मिट्टी की सौंधी सुगंध सूंघी थी। जिसकी गोद में तुमने पहली बार जिसकी गोद में तुम्हारी मां ने तुम्हें पहली बार लोरी सुनाई थी। मैं वही गांव हूं जिसके खेतों में तुम्हारे बाप दादाओं ने हल चलाया और पसीना बहाया था। जिसके तालाब में तुमने पहली बार कागज की नाव तैराई थी और जिसके नीम के पेड़ तले तुमने अपने यार दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेला था। आज वही गांव मैं रो रहा हूं। मेरी आंखों से आंसू नहीं, खून की बूंदें गिर रही हैं। हर बूंद एक किसान की आत्महत्या है, एक जवान का पलायन है, एक बहन बेटी की दबी हुई चीख है, एक मां का कलेजा है जो अपने बेटे की लाश देखकर भी चुप है। मैं वही गांव हूं जहां कभी 18 जातियां और 36 बिरादरियां एक साथ बैठकर हंसती बोलती थीं, जहां शाम ढलते ही चौपाल पर बुजुर्ग जीवन की कहानियां सुनाते थे, जहां नियमित ध्यान यज्ञ और सामूहिक सत्संग होते थे और बच्चे चांदनी रातों में लुका छिपी खेलते थे, जहां गाय बैल कबूतर मोर कुत्ता बिल्ली सब एक परिवार की तरह रहते थे। जल जंगल जमीन और जानवर सब मेरे थे, सब तुम्हारे थे। सच्चा गांव वह है जो पूर्ण स्वावलंबी हो, जहां 18 जातियां और 36 बिरादरियां भाई बहन की तरह मिलजुल कर रहती हों, जहां महिलाएं 64 कलाओं से सुशोभित हों और पुरुष 72 कलाओं से संपन्न हों, जहां शिक्षा चिकित्सा न्याय कृषि राजनीति और धर्म सब निशुल्क हों और सबके लिए हों, बिना भेदभाव और बिना लूटपाट के। यह सब भाईचारे की मजबूत नींव पर टिका था। परमात्मा और प्रकृति ने मुझे जल जंगल जमीन और जानवर दिए, यही मेरी अर्थव्यवस्था का मूल आधार थे। इसी की बदौलत मैं शारीरिक मानसिक आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र स्वावलंबी और आत्मनिर्भर रहा। मेरी गोद में केवल मनुष्य ही नहीं, हर पशु पक्षी और जीव जंतु एक दूसरे के पूरक बनकर रहते थे, स्वस्थ संपन्न सुरक्षित निर्भय निडर स्वाभिमान और प्रेम से भरे हुए। मेरे विज्ञान और तकनीकी की बदौलत ही भारत की खेती फली फूली, खेती से उद्योग, उद्योग से बाजार और बाजार से व्यापार जो पूरी दुनिया में फैला, उसके मूल में मैं ही था। मेरी ही बदौलत भारत ने दिव्यता और भव्यता हासिल की और विश्व गुरु का स्थान प्राप्त किया। कितना सुंदर था वह दौर जब हवा में भाईचारे की महक थी और हर दिल में गांव की मिट्टी का प्रेम भरा था। लेकिन आज मैं शारीरिक मानसिक आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत बीमार हूं। चारों ओर फैलता उड़ता गूंजता प्रदूषण, टूटता भाईचारा, उजड़ती बिरादरियां, समाप्त होती कलाएं, पलायन करते लोग, भटकता युवा, कर्ज में डूबा किसान और विलुप्त होते पशु और पक्षी। जल जंगल जमीन और जानवरों पर क्रूर पूंजीवाद का कब्जा, सुविधा आधुनिकता और दिखावे के नाम पर परावलंबी और गुलाम होता मेरा समाज, शिक्षा चिकित्सा न्याय कृषि राजनीति धर्म के नाम पर टूटते बटते लुटते और आत्महत्या करते परिवार, मेरे बच्चे रिश्तों और मानवीय मूल्यों से अधिक निर्जीव वस्तुओं को महत्व देते हुए अपनी आंतरिक संवेदना को खोते जा रहे हैं। यह सब हमारे साथ हो रहे गहरे षड्यंत्रों का ही दुष्परिणाम है, जिससे हम अलग अलग और कमजोर होते जा रहे हैं। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, चाहे तुम गांव में रहो या शहरों में विस्थापित हो गए हो, मेरा अस्तित्व तुमसे है, मेरी पहचान तुमसे है, तुम्हारी समृद्धि में ही मेरी समृद्धि है। तुम मुझे ग्राम देवता ग्राम खेड़ा ग्राम कबीला कहते हो। हमारा संबंध पेड़ों की जड़ों और धरती जितना गहरा है।
अपनी जड़ों को ढीला मत होने दो। मैं आज भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को तैयार हूं, बशर्ते तुम भी मेरे साथ अपने कर्तव्यों का पालन करो। जैसे फर्जी महामारी के नाम पर थोपे गए लॉकडाउन के समय मैंने बिना किसी भेदभाव के सबको गले लगाया और अपनी गोद में जगह दी। इसलिए जरूरी है कि हम आपसी संपर्क बढ़ाओ, संवाद की परंपरा को फिर से शुरू करो। हर रविवार चौपाल पर मिलो, हर महीने गांव सभा की बैठक करो, विस्थापित भाइयों से जुड़ो, सोशल मीडिया या फोन पर समूह बनाओ। हमारा गांव बचाओ अभियान, जल जंगल जमीन जानवरों को बचाओ, विलुप्त होते पशुओं को जीवित रखो, भाईचारे को और मजबूत करो। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम मिलकर हमारी हर समस्या का समाधान निकालेंगे और अपना खोया हुआ गौरव फिर से प्राप्त करेंगे। याद रखो मैं भारत से नहीं, भारत मुझसे है और मैं तुमसे हूं। तुम्हारी ओर आशा और विश्वास भरी नजरों से देखता तुम्हारा ही अपना गांव कुमारिया। ये था हमारा गांव। और एक आज हम परिवार में गांव में रहते हुए भी एक दूसरे से इतने अलग हैं कि एक बाहर का व्यक्ति आकर के, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी हो, चाहे वो पटवारी हो, कानूगो हो, नायब तहसीलदार हो, एसडीएम हो, डीएम हो, सीडीओ हो, एडीओ हो, पंचायत सेक्रेटरी हो, या ये बीडीओ हो, मतलब जितने भी अधिकारी हो सब बाहर के हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, वहां बैठ करके जिले पर, ब्लॉकों में, तहसील में गांव बिकते हैं। पटवारी को फला गांव इतने में मिलेगा, सेक्रेटरी को फला गांव इतने में मिलेगा। हमारी मिल करके वो हमको हमारी विकास और हमारे लिए संसाधन पैदा करने नहीं आ रहे, वो तो लूटना आते हैं। इसलिए एक ही रास्ता है, दो ताकत है हमारे पास, हमारे संविधान ने दी हुई है। एक ताकत है हमारी आर्थिक शक्ति और दूसरी है सामाजिक शक्ति। और आर्थिक शक्ति हमारी निहित है, वो है हमारी मुद्रा में, और हमारी जो सामाजिक भाईचारे वाली जो शक्ति है वो निहित है हमारी ग्राम सभा में। और हमारी मुद्रा और हमारी ग्राम सभा, ये हमको किसी भी शिक्षा में पढ़ाई नहीं जाती है। ये दो ही ताकत, दो ही शक्तियां हमारे पास हैं और इनको शिक्षा व्यवस्था से दूर रखा गया है। ना हमको मुद्रा पढ़ाई जाती है हमारी, और ना ही हमको हमारी ग्राम सभा पढ़ाई जाती है। और ये दो सबसे बड़ी ताकत है हमारे पास। हमारी मुद्रा क्या है? वो है रुपया। रुपया नहीं पढ़ाया जाता, रुपया क्या है। और हमको ग्राम सभा नहीं पढ़ाई जाती कि ग्राम सभा को कितनी ताकत है, कितनी पावर है ग्राम सभा को। और ग्राम सभा को कमजोर करने के लिए हमारे बीच में उतारी गई है, उसका नाम है ग्राम पंचायत। और रुपये को, जो हमारी मुद्रा है रुपया, उस रुपया को खत्म करने के लिए हमारे बीच में उतार दिया गया है नोट, जिसको हम रुपया मान बैठे हैं। वो रुपया नहीं है, वो बैंक नोट है। हमारे बुजुर्ग कभी उसको रुपया नहीं बोलते थे, वो नोट बोलते थे। ले ये 10 का नोट, 5 का नोट, 100 का नोट, वो नोट है, रुपया नहीं है। और हर नोट पर लिखा है गवर्नर का वचन, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये गवर्नर का वचन पत्र है जो नोट है, और इसके बदले में जितने रुपए का नोट है वो उतने रुपए देने का वचन दिया उसने, गवर्नर ने। अब हमको पता ही नहीं है, हमको रुपया मांगना अपना। रुपया क्या है हमारा, पता है किसी को? किसी को पता है? हमारा रुपया है 777 मिलीग्राम गोल्ड। हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने दो ने हमारा रुपया बढ़ता होगा। वो होता था 1 तोला चांदी। 1 तोला चांदी का जो रुपया होता था वो हमारा रुपया है। और वो 10 रुपए में 1 तोला सोना आता था, वो उसको बोलते थे मोहर।
10 रुपया बराबर एक मोहर, वो होती थी सोने की, वो भी 1 तोले की थी। तो 1 तोला सोना का जो 10वां हिस्सा है वो क्या हो गया, 1 रुपया हो गया। अब ये हमको धोखे के लिए चला दिए नोट। अब पीढ़ियां गुजर गई, हमको किसी ने बताया नहीं, हमको किसी ने पढ़ाया नहीं कि रुपया क्या है। रुपये के बदले हमको नोट थमा दिया। हम कभी उसे भुनाने ही नहीं गए कि हमें हमें हमारा रुपया दो, इसके बदले में गवर्नर ने वचन दे रखा। गवर्नर के वचन के अनुसार हमने कभी अपना रुपया मांगा ही नहीं। इसलिए हमारे घर से, हमारे घरों में से सोना जाता रहा और कागज का नोट बन करके हमारे हाथों में आता रहा। हम उसे रुपया मान बैठे, वो रुपया नहीं है। तो आर्थिक लूट तो हमारी हो रही है बैंकों के माध्यम से, नोट के माध्यम से। और दूसरी लूट वो हमारी हो रही है कि हमको ग्राम सभा नहीं पढ़ाई जाती। हमारे पास सामाजिक शक्ति सबसे बड़ी ताकत है ग्राम सभा। सुप्रीम कोर्ट का कई आदेश हैं, उन्होंने कहा सबसे बड़ी सभा ग्राम सभा है, विधानसभा से भी बड़ी ताकत। और इसका सीधा उदाहरण है, ग्राम पंचायत को कौन चुनता है? ग्राम पंचायत को जो ताकत मिलती है वो कहां से मिलती है? ग्राम सभा से। ग्राम सभा चुनती है ग्राम पंचायत को, और क्षेत्र पंचायत को, उसको भी ग्राम सभा चुनती है। जिला पंचायत को भी ग्राम सभा चुनती है, विधानसभा को भी ग्राम सभा चुनती है, और लोकसभा को भी ग्राम सभा चुनती है। इसलिए जो चुनने वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है। इस सृष्टि को किसने बनाया? परमात्मा ने, वो बड़ा है। जिसको जो चुनेगा, सीधा सिंपल है, जो काम के बदले वेतन लेता है वो कौन होता है? वो नौकर होता है। और ये सारे जितने मैंने गिनवाए हैं, लोकसभा तक और सुप्रीम कोर्ट तक, वो सब वेतन भोगी हैं। वो सब कौन है? वो सब नौकर हैं। किसके? जो वेतन देता है। वेतन कौन देता है? वेतन हम देते हैं। तो मालिक कौन हुआ? मालिक हम हैं। और मालिक का भाव हमारे अंदर ना रहे, इसके लिए ही ये सारा षड्यंत्र है कि मालिक ये भूल जाए कि मैं मालिक हूं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब्सिडी, ये सम्मान निधि, बच्चों की ड्रेस ले लो, बच्चों की किताब ले लो, किसान अपमान निधि ले लो, या मतलब आप मुफ्त में ले लो, मुफ्त में राशन ले लो, ये ले लो, जिससे तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाए कि हम तो सरकार पर आश्रित हैं। अब सरकार, उनसे पूछो एक बार कि भाई जो तुम दे रहे हो सब्सिडी के नाम पर, पेंशन के नाम पर, राशन के नाम, ये आ कहां से रहा तुम्हारे पास? वो हमसे लूटा गया। अगर तुम पर इतना है देने के लिए तो तुम हमें एमएसपी दे दो, मुफ्त में तो दोगे, लेकिन हमारे उत्पादन का रेट नहीं दोगे। और कल को कर्ज दोगे, कर्ज कितना ही ले लो, अभी बैंक में जाओ, कर्ज दे देगा बैंक। और तुम्हारे पैसे अगर रखें बैंक में 10 लाख रखें, और 1 लाख का विड्रॉल भर के दे दो उसको, जरा मेरे पैसा देना, वो क्या कहेगा? कैश नहीं है जी, कल लाना, परसों लाना। कर्ज ले लो, 1 करोड़ ले, उसके पास 1 लाख रुपया देनी है, देने के लिए कैश। कर्ज को पहुंच जाओ, 1 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, 100 करोड़ ले लो, तभी दे देगा तुरंत, क्योंकि प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी है। तो उनको हमको आश्रित बनाना है, हमारी जमीन छीननी है। उसके लिए 3 कृषि कानून आए, वो तो भला हो किसानों का, वो घेर करके बैठ गए। अभी तो पानी 30 रुपए की बोतल है। अगर जमीन चली गई तो रोटी किस भाव मिलेगी? पेट भरेगा रोटी से, जिंदा रहेंगे रोटी से। संविधान में मूलभूत अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है भारतीय नागरिक के, रोटी, कपड़ा और मकान। और ये तीनों खेत से आते हैं। मकान भी खेत से जाता, कपड़ा भी खेत से जाता, और रोटी खेत से जाती है। ना तो नोट खाने काम आएगा, ना सोना चांदी, ना ये ईंट पत्थर। रोटी चाहिए, वो खेत से आएगी। खेती करना नहीं सिखा रहे ये शिक्षा में, भोजन उगाना नहीं सिखा रहे, भोजन बनाना नहीं सिखा रहे, कपड़ा उगाना नहीं सिखा रहे, कपड़ा बनाना नहीं सिखा रहे, मकान उगाना नहीं सिखा रहे, मकान बनाना नहीं सिखा रहे।
वो सिखा रहे हैं हमारे बुजुर्ग, वो आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। उन्होंने कभी फीस नहीं ली। जो जरूरी जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए वो ये नहीं सिखा रहे हैं। ये क्या सिखा रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं? अमेरिका का तीसरा राष्ट्रपति कौन था? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। ये सिखा रहे हैं, और वो सिखाया हुआ जीवन में कहीं काम आता नहीं है। मैं किसी सब्जी वाले से, फल वाले से जाके कहूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति, तीसरा राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन था, दे देगा मुझे वो सब्जी? तो नहीं देगा सब्जी। तो जो ये सिखा रहे हैं वो हमारे किसी काम का नहीं है। इंटर पास करने के बाद, एमए एमएससी पास करने के बाद जब जॉब को जाता है हमारा युवा, तो वो कहता है कि जो 16 साल 18 साल 20 साल मैंने पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर नौकरी करनी है तो यहाँ बैठ सीख। वो अलग सिखाता फिर। तो फिर वो सोचता भाई मैंने 20 साल जो पढ़ा उसका क्या मतलब हुआ? उसका कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है, जो हमारी ग्राम सभा है उसको अपने हाथ में संभालो। अपनी व्यवस्था, 7 लाख गांव है पूरे देश में। वो जो दिल्ली में बैठे लोग ये 7 लाख गांवों को कैसे संभालेंगे? और हम अपने अपने, हम कितने एक गांव में? क्या हम अपने गांव को नहीं संभाल सकते? हम अपने गांव की चिकित्सा, शिक्षा, न्याय, कृषि, राजनीति, धर्म ये नहीं संभाल सकते? जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीज चाहिए स्वतंत्र रहने के लिए, आजाद रहने के लिए। 5वीं कोई चीज नहीं चाहिए। ये 4 चीज हो, स्वाभिमान से जीवन जी लेगा आदमी। जल, जंगल, जमीन और जानवर। जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की। और ये किसके पास है? ये गांव के पास है, ये हमारे पास है। हमारे पास क्या क्या? रहीम का एक दोहा है, गौधन गजधन वाजधन और रतन धन खान। रहीम ने गाय को क्या बताया? गौधन, धन है। गज माने हाथी, धन है। वाज माने घोड़ा, वो धन है। और रत्नों की खान, गौधन गजधन वाजधन और रतनधन खान। रत्नों की खान क्या है? पता आपको कुछ? रत्नों की खान मैं बताता हूं। अन्न कहां होता है? सब्जियां कहां होती हैं? फल कहां होते हैं? पानी कहां निकलता है? कोयला कहां निकलता है? सोना कहां निकलता है? चांदी, हीरे, मोती, पेट्रोल, डीजल, अनाज, लोहा, इस्पात, कोयला, ये कहां निकलते हैं? और सारे खनिज वो किसके पास है? जमीन वो हमारे पास है। हाँ, हम कर्ज में है। ऐसे कैसे हो गया भाई? और कर्ज के किसके में? कर्ज किसने दिया? किसका कर्ज है? बैंक का। बैंक का कर्ज है ना। घोड़ा है उसके पास, गाय है, हाथी है, रत्नों की खान है। पूरे भारत में जितने भी बैंक है 1 इंच जमीन नहीं है किसी के पास। बिल्डिंग किराए की है, कंप्यूटर रखे हैं वो किराए के हैं, जनरेटर बाहर रखा वो किराए का है, एटीएम लग रहा है वो किराए की जगह में लग रहा है, आदमी जो बैठे हैं वो भी किराए के हैं। उसने कर्ज दे दिया हमको। ऐसा कैसे हो गया भाई? कैसे दे दिया कर्जा? कैसे हो गए हम कर्जदार? सारा धन हमारे पास है। पूरी दुनिया में एक तकनीक बताओ, एक उद्योग बताओ जो 1 का सवा कर दे। बताओ कोई तकनीक हो तो ऐसी, कोई उद्योग हो ऐसा? ऐसा उद्योग एक ही है, वो हमारे पास है। एक बीज बो खेत में, डबल हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा, 1 लाख गुना हो जाएगा। ये हमारे पास है। जिसके पास ऐसा संसाधन हो जो 1 का 1 लाख कर दे, वो भी धंधा हमारे पास है। इस दुनिया में कोई नहीं है किसी के पास। एक पशु है, 1 साल में 1 के 2 हो जाते हैं, वो हम करते हैं। एक पेड़ है, उसके कितने पेड़ हो जाते हैं? ये हमारे पास है, और हम कर्ज में हैं। ऐसे कैसे हो गया भाई? इसलिए हो गया, हमारा जो धन है उस धन के बदले हमको हमारा रुपया मिलना चाहिए था। रुपया मतलब बताया मैंने अभी। रुपया मतलब
777 मिलीग्राम गोल्ड, 1 रुपया, वो नहीं मिल रहा। बैंक कागज छापता है, कागज का नोट बनाता है और वो दे देता है। इसलिए कोई महंगाई नाम की चीज नहीं है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, खूब इनके टाइम पे इन्होंने देखा होगा, नहीं खरीदा होगा, 2 रुपए कुंटल अनाज खरीदा होगा इन्होंने। मैं बता रहा हूं क्योंकि मेरे ताऊ कहते थे, लाला हमने 2 रुपए कुंटल अनाज हमने खरीदा, 2 रुपए कुंटल। हम सरकार से कह रहे हैं, हम आज भी अपने अनाज को, उत्पादन को 2 रुपए कुंटल देने को तैयार हैं। हमको नहीं चाहिए 2,500, हम तो 2 रुपए कुंटल देंगे, लेकिन बदले में उस अनाज के में हमको हमारा रुपया चाहिए। हमारा रुपया मतलब 2 रुपए का मतलब हो गया 777 और 777। और जो 777 मिलीग्राम सोना है, वो जो बैंक के नोट हैं, वो 13,500 देने पड़ेंगे आज। वो तो 13,500 बैंक वाले, तब हमारा 1 रुपया आएगा। तो 13.5 और 13.5 कितने हो गए? 26,000, 27,000। तो हमारा 1 कुंटल, हमको अगर 2 रुपए, हम 2 रुपए का कुंटल देंगे, वो आज के बैंक के 27,000 के वो बराबर है। तो लूट किसकी हो रही है? इसलिए हम धनवान होते हुए भी, सारे रत्न होते हुए भी और रत्नों की खान होते हुए भी हम कर्जदार होते जा रहे हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए जनता सरकार मोर्चा ये कहता है, लीगली भारत के किसी भी व्यक्ति ने कितना ही बड़ा भी कर्जा ले रखा है बैंक से, किसी भी तरह का ले रखा है, और उसने उसको चुकाने में एक भी किस्त जमा कर दी है, तो बाकी कानूनी रूप से चुकता कराने की जिम्मेदारी जनता सरकार मोर्चे की है। किसी भी व्यक्ति को, भारत के को, निराश हताश होकर के आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। अपनी जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान को बेचने की जरूरत नहीं है। लीगली, कानूनी रूप से चुकता कराएगा जनता सरकार मोर्चा, अगर एक भी किस्त जमा कर दी है। क्योंकि 13.5 लाख का लोन हमारे 100 रुपए में चुकता होता है, और किस्त में दे रखे हैं हमने कई हजार, पहली किस्त में। तो हमने ऑलरेडी चुकता वो कर दिया है। कानूनी कार्रवाई करनी है हमको। नंबर 1, पहला, कि किसी को भी कर्ज से हताश, निराश होने की जरूरत नहीं है, गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हो रहा है षड्यंत्र, हमारे साथ हो रही है लूट, हमारे धन को लूटा जा रहा है कागज के बदले। हम दे रहे हैं अन्न, हम दे रहे हैं अपनी मेहनत, और उसको ये कागज में बदल करके वो लूट लेते हैं। लूट करके फिर हमको मुफ्त में राशन, मुफ्त में पेंशन, मुफ्त में फलाना, मुफ्त में ढिमका, ताकि हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि हम, सरकार ना हो तो हम चल नहीं सकते। इस भाव से बाहर निकलना है, अपने अंदर मालिक का भाव लेकर के वो आना है। दूसरा, जल, जंगल, जमीन और जानवर, इस पर निर्णय लेने का अधिकार गांव का होगा। और जो हमारे यहाँ गांव की व्यवस्था थी, रोटी बेटी माटी का सम्मान, भारत में रोटी बेटी माटी का बिकने का कोई प्रावधान नहीं था इतिहास में, और अब रोटी बेटी और माटी, इनका व्यापारीकरण हो गया है। तो इसका सम्मान पुनः वापस दिलाना, और व्यवस्था जो है ये नहीं चलेगी। जो हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था बनाई थी, वो व्यवस्था थी खेत, खेड़ा, खाप। उस व्यवस्था को वापस लाना है। और शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति और धर्म, इससे पूंजीवाद को निकालना है, ताकि कोई योग्य व्यक्ति है जो देश को, समाज को दिशा दे सकता है। और वो व्यक्ति पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं जा सकता कि उसके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन देश को और समाज को उसकी जरूरत है। तो उसको, पूंजी को वहां से हटाना है। योग्य व्यक्ति ही, जो जिस जिम्मेदारी के योग्य है, वहां उसी व्यक्ति को स्थापित करना, इस व्यवस्था को दोबारा लाना है। शिक्षा गांव आधारित होगी। मेरे गांव के बच्चे को अमेरिका के बारे में पता है, वहां की जलवायु के बारे में पता है, जर्मनी के बारे में पता है, जापान के बारे में पता है, लेकिन उसको यह पता नहीं है तेरे गांव की जनसंख्या कितनी है।
तेरे गांव में तालाब कितने हैं, तेरे गांव में कुआं कितने हैं, तेरे गांव में नाबालिग बच्चे कितने हैं, तेरे गांव में औरतें कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, अपने जमीन कितनी है, कितनी उपजाऊ है, कितनी सार्वजनिक भूमि है, इसके बारे में उसको कोई कुछ नहीं पता। इसलिए परमात्मा ने उसको जहां पैदा किया है वहां सारी व्यवस्था परमात्मा ने तो करके भेजी है, लेकिन इन्होंने षड्यंत्रकारियों ने जो व्यवस्था बना दी वो ऐसी बना दी, यहाँ का वहां जाएगा, वहां का वहां जाएगा और वहां का वहां जाएगा। मेरे गांव का जो मास्टर है वो किसी दूसरे गांव में जाएगा पढ़ाने के, दूसरे गांव का आएगा यहाँ का पटवारी कहीं और, वहां का सेक्रेटरी यहाँ, और ये पूरा ऐसा भड़वागर्दी मचा रही है। सारे दिन में जाओ पूरा भारत सड़कों पर है। भाई क्यों है? पहले भी तो रहते थे चौपालों पे, पुअर पे, हुक्का पे, तमाम लंगार बैठी रहती थी। अब सब सड़कों पे, जगह नहीं है, बनाओ फ्लाईओवर, वहां के ऊपर बनाओ फिर फ्लाईओवर। भाई क्यों भग्गम भग्गा हो रही है ये? रोटी कपड़ा और मकान ही तो चाहिए। अब भी मेरे गांव में कितनी जनसंख्या हो गई है, इसमें कुमारिया में कितनी भी जनसंख्या है, फिर भी जितना उत्पादन होता है उसका 80% बाहर जाता होगा बिकने के लिए। तो हम यहां रहकर नहीं रह सकते, अच्छा जीवन जी सकते? एक गांव का हमने आकलन किया था, 4500 वोट थे उस गांव में। उसका जब सर्वे किया गांव का एक एक चीज का, तो एक साल में 6 करोड़ रुपया बच्चों की शिक्षा पे गांव से बाहर जा रहा था। 6 करोड़ 5 साल का अगर जोड़े तो कितना बैठेगा? 30 करोड़। 30 करोड़ में संगमरमर का कॉलेज बन जाएगा गांव में। कहे जैसे चाहो वैसे अध्यापक रख लो, उसमें संगीत के रख लो, उसके इसके खेल कूद के रख लो, वैज्ञानिक रख लो, मतलब जैसे चाहो वैसे और रख लो। और बच्चों को अलग अलग, जो बच्चा जिस काम के लिए परमात्मा ने पैदा किया वही काम दे दो उसको, उसी की शिक्षा दो। जो चिकित्सा के करने के लिए पैदा किया है उसको चिकित्सक बनाओ गांव का ही। जो खिलाड़ी बना के पैदा किया है उसको खिलाड़ी बनाओ। जो लाठी चलाने के लिए पैदा किया लाठी चलाओ, जो हथियार बनाने के लिए पैदा किया हथियार चला, जो खेत किसानी करने के लिए बनाया है उसने खेती करवाओ उसमें। उसमें हैप्पी रहेगा, मस्त रहेगा, हंसी खुशी। खुशी कहां मिलेगी, हैप्पीनेस कहां मिलेगी? जब हमको वो काम मिल जाएगा जिसके लिए हम परमात्मा ने बनाए हैं। उससे बड़ा नशा कोई होता नहीं है। जिस काम को करते में मुझको इतना आनंद महसूस हो कि मैं समय को भूल जाऊं और भूख को भूल जाऊं, इन दोनों से कट जाऊं, भूख भी ना लगे और समय का भी पता ना चले, समझो कि ये इसके लिए परमात्मा ने मुझे बनाया है। अब मुझको जो बनाया है, मैं यूपी का रहने वाला, अरे हरियाणा में, इसमें फतेहाबाद जिले के इस गांव कुमारिया गांव में मैं बैठा हूं, फतेहाबाद जिले के। तो ये जो मैं बैठा हूं, क्यों? अगर मुझे आनंद ना आया, मजा ना आया तो काम में क्यों निकलूंगा मैं घर से? क्योंकि हो सकता है मुझको परमात्मा ने वही काम दे दिया कि अब समय की जरूरत है, घर से निकल और लोगों को उनकी हैसियत, औकात नहीं, औकात तो सरकार बता रही है हमारी कि तो हमारी औकात कितनी है, 5 किलो गेहूं की इतनी औकात है। और 5 किलो गेहूं क्या रुपए का था? 5 किलो 25 के हिसाब से 25 ज्यादा 125 रुपए। तो महीने में कितने हो गए? 125 महीने मिलता ना 5 किलो। तो हमारी औकात है 125 रुपए की। 125 रुपए के अनाज के लिए हम लाइन में लगते हैं। और पता क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि अभी तो हमको पता है थोड़ा बहुत, आने वाली पीढ़ी को पूरा गुलाम बनाना है। आने वाली जो पीढ़ी है, जब हम नहीं रहेंगे, जब वो रिकॉर्ड है, अनाज जब लेकर आते तो अंगूठा लगता है, वहां रजिस्ट्रेशन होता है, बाकायदा अंगूठा लगता है। वो क्या कहेंगे, तुम्हारे जो बुजुर्ग थे ना, इतने हराम खाने निठल्ले थे और उनके पास कुछ नहीं था। अपनी विधवा जो हो जाती थी उसको खिलाने के लिए अनाज नहीं था। कौन देते थे? हम देते थे अनाज, वो वृद्धा पेंशन। अपने बुजुर्गों के लिए नहीं था, वृद्धा पेंशन हम देते थे, अनाज हम देते थे। तुम्हारे बच्चों के लिए पढ़ाने के किताब ड्रेस हम देते थे, हम ये देते थे, हम ये वो सब रिकॉर्ड चल रहा है। ये सब रिकॉर्ड है। 40 साल बाद, 50 साल बाद जब हम नहीं रहेंगे, उस पीढ़ी को गुलाम बनाना है पूरी तरह, इसलिए दे रहे हैं। अगर ये ना बनाना होता तो रेट भी दे सके हमको, हमारे राशन का, हमारे उत्पादन का। चीटिंग और धोखा करना जरूरी था, रुपया नकली, और ग्राम सभा से हमारी ताकत छीन करके वो ग्राम पंचायत के नाम पर
और अपने अपने एजेंडे थोपने के लिए ग्राम पंचायत बनाई है उन्होंने। क्योंकि हमारा जो प्रधान है, हमारा जो सरपंच है, उसके साथ अपना व्यक्ति जोड़ दिया उन्होंने। वो बताएगा योजना ऐसा करो, मतलब मेरा गांव है, तू योजना तू बताएगा, योजना दिल्ली में बैठा आदमी बताएगा, गांव मेरा है। तो ये सारी चीजें आश्रित वो है हमारे ऊपर। उनके लिए टेलीफोन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था वो कौन करता है? हम करते हैं। वेतन की व्यवस्था, पेंशन की व्यवस्था हम करते हैं। तो हमारे ऊपर वो आश्रित है। रहने के लिए मकान दे रखे हैं हमने, बिल्डिंगें दे रखी है 30-30 बीघे में एक मंत्री के जो कोठी है, हम कर रहे हैं व्यवस्था उनकी। वो हमारे ऊपर आश्रित है। व्यवस्था उन्होंने ऐसी बता दी कि हम ही मानने लगे सब सरकार ना हो तो भूखे मर जा, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा, सरकार ना हो तो लाशों के अंबार लग जा, वैक्सीन ठोक दे, कोई भी आदमी कभी भी चलता फिरता टपक जा जब से वैक्सीन लगी है। किसी को ब्रेन हेमरेज हो जा, किसी को हार्ट अटैक हो जाता, किसी को पैरालाइज हो जाता। इतना बुरा हाल मचा हुआ है। तो इन सबसे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। लॉकडाउन जब लगा था तो गांव नहीं बचाया था, और अब भी बचाने का रास्ता वो गांव ही है। 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए अगर बिजली काट रही गांव की, पीने के लिए पानी नहीं है। खेत तो पानी लेंगे जब, बीज नहीं है किसी परिवार के पास, किसी किसान के पास बीज नहीं है अपना, खाद नहीं है अपना, पानी नहीं है अपना, तो सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। रोटी पोने के लिए ईंधन हमारे पास नहीं है, वो गैस है। गैस किसी गांव के पास नहीं, बीज नहीं, ये सब यही नहीं, इंटरनेट किसी गांव के पास नहीं। अगर ये सारी चीज, हमारे जो संसाधन थे, तकनीक हमेशा लोकल होनी चाहिए, विज्ञान सार्वभौमिक। खेती जो भी करेगा पूरी दुनिया में कहीं कर लो, खेत की जुताई करनी पड़ेगी, लेकिन जुताई करनी का ऐसे है वो तकनीक होती है। वो तकनीक हमारी अपनी थी। तो सुविधा, आधुनिकता और विकास के नाम पर इन्होंने जो किया, हमने अपने संसाधन, अपनी जो तकनीक थी वो तो कर दी खत्म, और इनकी तकनीक है इनके कंट्रोल में, उसको जब ये चाहे वो रोक दे, क्या करेंगे हम? तो ये जो सिस्टम है इसको लेकर के आए हैं, पूरे भारतवर्ष की योजना है। हमको भारत को भारतीयता के आधार पर फिर से खड़ा करना है, वही वैभवशाली भारत बनाना है, वही धनवान भारत बनाना है, वही सांस्कृतिक और विश्वगुरु भारत बनाना है। वो बनेगा गांव। इकाई है देश की, भारत की इकाई है गांव। प्रत्येक गांव को जागृत करना है। उसके लिए पूरी रणनीति के लिए समझाने के लिए 3 दिन की ट्रेनिंग, 60वीं ट्रेनिंग है जनता सरकार मोर्चे की, जो निर्णायक ट्रेनिंग है। वहां जो 3 दिन में जो तैयार किए जाएंगे कार्यकर्ता, वो पूरे हरियाणा में उतारे जाएंगे। पूरे हरियाणा का मतलब है 7,000 गांव है हरियाणा में, और 7 के 7,000 गांव में एक गांव में 13 कार्यकर्ता चाहिए, स्थानीय उसी गांव के 13 वो होंगे। उनको वो है जिंदा शहीद उस गांव के लिए। वो उस व्यवस्था संभालेंगे उस गांव की। एक संभालेगा चिकित्सा, एक संभालेगा शिक्षा, एक संभालेगा न्याय, एक संभालेगा कृषि, एक संभालेगा पशुपालन, एक संभालेगा जल संसाधन। ये सब अलग अलग जो विषय हैं 13 हैं। 13 के 13 के लिए वो तैयारी, सब पूरी स्क्रिप्ट वो जनता सरकार मोर्चे ने वो तैयार कर रखी है। केवल जिस तरह मैं यूपी से आया हूं निकल करके, आपको अपने गांव से निकल करके जुलाना तक आ जाओ, 2, 4, 6 जितने भी इस गांव से युवा आ सकते हो, वो वहां 3 दिन अपना हम मिल करके साथ रहेंगे। डॉक्टर देवेंद्र भलाराज साथ रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, और वहां से निकल करके एक कार्यकर्ता को 5 गांव देने का वहां से वो है कि मान लो वहां से 7,000 गांव है, 7 दूनी 1400 कार्यकर्ता भी निकल गए, 2,500 3,000 की वहां संख्या की गैदरिंग की तैयारी, उसमें से आधे भी अगर निकल गए तो एक कार्यकर्ता के हिस्से में 5 गांव आते हैं। 5 गांव में मिलकर के अगर उसने ये समितियां बना दें तो पूरा हरियाणा जो है वो कवर हो जाएगा, और हरियाणा एक मॉडल के तौर पर, भारत को एक मॉडल देने के लिए हरियाणा वो तैयार हो जाएगा। तो ये व्यवस्था बदलनी है निश्चित, और इसमें हमको अपने सहभागिता सुनिश्चित करना
ये हमारा अपने गांव के प्रति कर्तव्य निभाने का एक मौका है, अवसर है। उसके लिए निश्चित रूप से प्रेरित होकर के आप आए और साथ मिलकर के फिर चलते हैं, लंबी पारी एक खेलते हैं। उनके ऊपर नहीं छोड़ना अपना गांव अपने हिसाब से चलाना है। हर गांव को, भारत के को जब हर गांव वाले मिलकर के अपने हाथ में लेंगे तो व्यवस्था वो बदल जाएगी और भारत अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। हम मांगने की बजाय, हम जो मांगते हैं ना, सरकार हमको ये दे दे वो दे दे, मांगना नहीं, हम मालिक हैं। मालिक का भाव जागृत करना है, मांगना नहीं है। जी शक्ति याद दिलानी पड़ेगी, याद है? बिल्कुल। वो जो हनुमान को शक्ति याद दिलाई थी ना, वो शक्ति याद दिलानी पड़ेगी। तो आपने इतना अवसर, इतनी गर्मी में लोग सो रहे हैं, वो सब समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और बस मैं आपको जुलाना के लिए, जुलाना में है ट्रेनिंग, जींद जिले के जुलाना में, तो आप आइए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।